So today we'll start with decline of Mughals in 18th century. We'll see the reasons why Mughals declined in 18th century. The decline of Mughals consecutively happened after the death of Aurangzeb. Aurangzeb died in 1707. But the question arises कि ये जो मुगल एम्पायर है उसकी नींव किसने रखी? तो उसकी नींव रखी थी बाबर ने in 1526. In 1707, Aurangzeb died. And with the death of Aurangzeb, there was the question of succession. कि अब औरंगजेब को सक्सीड कौन करेगा, औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा. उसके 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श. मुअज्जम इन तीनों की लड़ाई हुई और मुअज्जम इसमें विक्टर साबित हुआ. इसको नाम दिया गया बहादुर शाह. इसका नाम एक और था जो कि था शाह ए बेखबर. आप इसके इस नाम से ही समझ सकते हैं शाह ए बेखबर कि औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए उनका कुछ खास गवर्नेंस पर ध्यान नहीं था. They were not interested in governance. They were more interested in their, fun. They were very fun-loving people. अब फन लविंग में ये तो हो जाता है कि आप अपना फन कर रहे हो, बट ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गवर्नेंस, आप गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हो. तो द मेन रीजन इज वीक सक्सेसेस आफ्टर औरंगजेब. अभी जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही ज्यादा वास्ट था इन नेचर. आप यहाँ पर देख सकते हो वास्ट एम्पायर विच स्ट्रेच फ्रॉम काबुल टू चिट्टागांव एंड कश्मीर टू कावेरी. What does this mean? It is Kabul to Chittagong and Kashmir to Kaveri, which basically means north to south and west to east. आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एम्पायर था. और क्योंकि वीक एम्परर बैठा हुआ था गद्दी पर, थ्रोन पर, तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सबऑर्डिनेट पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. अगर एक छोटा सा एम्पायर होता तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता, बट बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था. और किसी ऐसे ही रूलर के बस की बात तो थी ही नहीं इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करना. सो दिस वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस. हु वर द लेटर मुगल्स? औरंगजेब के बाद कौन कौन आया? औरंगजेब के बाद सबसे पहले जो थे वो थे हमारे बहादुर शाह. इनका नाम मुअज्जम भी है, अभी हमने देखा. उसके बाद सक्सीड किया उनको जहांगीर शाह ने. जहांगीर शाह ने इजारा को इंट्रोड्यूस कराया था. नाउ व्हाट इज इजारा? इजारा एक तरीके का रेवेन्यू फार्मिंग होता है. रेवेन्यू फार्मिंग, इसका जो पूरा मैकेनिज्म था वो इस तरीके का था कि एक तरीके से ये ऑक्शनिंग बोल लो, आप इसको टेंडर बोल लो या बिडिंग बोल लो. इसमें बिड्स होती थी और हाईएस्ट बिडर जो होता था उसको राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू दे दिया जाता था. उसको पूरा ही राइट दे देते थे. उसके बाद क्या होता था कि जो ये हाईएस्ट बिडर है ये ब्रिटिश एम्पायर को या ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अमाउंट देगा, जितना वो बिड में उसने हाईएस्ट बिड लगाई है उतना. आप मान लेते हैं 40 रुपए. 40 रुपए की बिड लगाई हुई है, वो 40 रुपए सालाना ब्रिटिशर्स को दे रहा है.
अब ये उसका राइट है कि वो चाहे तो 140 रुपए भी पेजेंट से कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा था, पर एट द सेम टाइम इट वाज वेरी मच एक्सप्लॉइटेटेड टू पेजेंट्स। इट वाज वेरी मच एक्सप्लॉइटेटिव। यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था पेजेंट्स का। फिर आते हैं हमारे फारूक सियार। फारूक सियार ने सक्सीड किया था जहांगीर शाह को। फारूक सियार तो और ही ज्यादा महान निकले। इन्होंने 1717 में फरमान फरमान दे दिया था ब्रिटिशर्स को, जो कि अलाउ करता था ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड करने के लिए। ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस फरमान के वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी। फिर आते हैं हमारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम रंगीला भी बुलाते हैं। इसके बाद जितने भी और जो भी रूलर्स आए वो खासकर पपेट रूलर्स ही थे। उनका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा नहीं, किसी ना किसी के इशारों पर नाचते हुए ही थे वो। अब जो हमारे किंग मेकर्स हैं इस दौरान, ये जितने भी हैं हमारे, इस दौरान कोई ना कोई किंग मेकर रहा ही है। और जो हमारे सैयद ब्रदर्स हैं वो सबसे बड़े किंग मेकर साबित हुए। जो हमारे सैयद ब्रदर्स में दो ब्रदर्स थे, एक का नाम है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली। इन्होंने 1713 से लेके 1720 तक धुआंधार रूल किया। उनका जब मन करता अपने मन के इंसान को गद्दी पर बिठाते, और जब काम निकल जाता, जब उनका इंटरेस्ट पूरा हो जाता, तो उसे मरवा देते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही थी। देन कम्स द हिस्टोग्राफी ऑफ डिक्लाइन। यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारे पर्सनल फेलियर्स भी थे। आप पर्सनल फेलियर्स देख सकते हैं। इधर पे हमारे जादूनाथ सरकार जी हैं। ये बोलते हैं कि जो औरंगजेब था उसकी जो रिलीजियस बेगॉटरी थी। अब आप इसका मतलब समझिए। सबसे पहले तो औरंगजेब था, इसकी कुछ पॉलिसीज थी। उन पॉलिसीज में ज्यादातर ये इनटॉलरेंट था नॉन मुस्लिम्स के लिए। ही वॉज वेरी मच इनटॉलरेंट टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। तो उसकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली इनटॉलरेंट पॉलिसीज थी। अब इन इनटॉलरेंट पॉलिसीज की वजह से जो हमारी बहुत सी कम्युनिटीज थी, जैसे कि हमारी आप राजपूत ले लीजिए, मराठा ले लीजिए या सिख ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा एलियनेटेड फील करने लग गए थे। और चूंकि ये एलियनेटेड फील करने लग गए थे, ये अपनी अलग से एक रीजनल पावर्स भी डेवलप करने लग गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक बहुत से बड़े मुगल एम्पायर का फ्रेगमेंटेशन चालू हो गया था। वो छोटे 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 स्टेट्स में बंटने लग गए थे। तो हमारे ये जादूनाथ सरकार ऐसा बोलते हैं। ही इज वन ऑफ द हिस्टोरियंस टू कमेंट। और आप अगर एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट की जगह किसी प्रोमिनेंट इंसान को कोट कर देंगे तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। इट इज वेरी मच important to remember the names, and you should remember the names because it will fetch you good marks. Then comes the Jagirdari crisis. What do you actually mean by Jagirdari crisis? In Jagirdari crisis, there are people who are, सबसे पहले तो आप समझते हैं कि who are Jagirdars. Jagirdars are the people who hold land.
अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड जागीर। अभी जो भी जागीर को होल्ड करेगा उसको जागीरदार बोलेंगे हम। और जागीर दी क्यों जाती थी? इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या होता था कि किसी को भी सैलरी देने के लिए उनको इन कैश पेमेंट नहीं किया जाता था, उनको एक लैंड दिया जाता था और उस लैंड से बोलते थे कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और जो भी रेवेन्यू आएगा वही आपकी सैलरी होगी। तो जागीर वर गिवन टू जागीरदार्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। अभी जागीरदारी क्राइसिस हुई कैसे? अब हमारे जो जागीरदार हैं, बेसिकली ये जागीरदार भी कौन होते हैं आप ये भी समझ लीजिए, ये एक तरीके से मुगल ऑफिशियल्स होते हैं। These people are none other than the मुगल ऑफिशियल्स। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, एसपी ऐसे बनने का कोशिश कर रहे हैं ना ब्यूरोक्रेट्स, तो वैसे ही जो ऑफिशियल्स होते थे, जो नॉबल्स होते थे, उनको ही हम जो सैलरी कलेक्ट करते थे या जिनको लैंड दिया जाता था उनको हम जागीरदार बोलते थे। तो अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जागीरदार तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पर जो जागीर थी वो कुछ ही रह गई थी। ज्यादा जागीर नहीं थी जागीरदारों में बांटने के लिए, गुड पीसेस ऑफ लैंड नहीं थे। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास सैलरी देने के लिए है 50 रुपए, पर आपने एम्प्लॉय कर लिए 100 रुपए और 100 लोग, तो आप उनको 50 रुपए में 100 लोगों को कैसे ही सैलरी दे दोगे? सो इट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अग्रेरियन क्राइसिस कैसे पैदा हुआ? अग्रेरियन क्राइसिस के बारे में बोलते हैं इरफान हबीब जी। इरफान हबीब जी बताते हैं, ये इरफान हबीब, ये जो अग्रेरियन क्राइसिस है कहीं ना कहीं जागीरदारी क्राइसिस से ही कनेक्टेड है। क्या होता था कि जागीरदार हुए, जागीरदार के नीचे होते थे जमींदार और जमींदार के नीचे होते थे पेजेंट्स। जागीरदार अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जमींदार से और जमींदार पैसे लेता था पेजेंट से। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो किसका होगा? पेजेंट्स का। जागीरदार एक्सप्लॉइट करेगा जमींदार को और जमींदार एक्सप्लॉइट करेगा पेजेंट को। अगर जमींदार को जागीरदार को 10 रुपए देने हैं तो वो कोशिश करेगा कि वो पेजेंट से 20 रुपए कमाए ताकि 10 रुपए खुद के लिए रख पाए। इस प्रोसेस में जो एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन होता है वो होता है पेजेंट्स का। पेजेंट्स गेट अल्टीमेटली ऑप्रेस्ड, जिसकी वजह से वो तंग आकर लैंड छोड़कर भाग जाते थे। वो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर नहीं करते थे। अगर वो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो वहां से अराइज होगा हमारा अग्रेरियन क्राइसिस। Administrative and economic crisis. We already understood the concept of जागीरदारी crisis, so it is not much of use. आप इसमें ये जरूर समझ सकते हैं कि अब जागीरदार जो हैं उनको अगर लैंड नहीं मिल रहा है तो उनको सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अर्न रेवेन्यू और कलेक्ट रेवेन्यू फॉर फ्रॉम एनी लैंड। अगर वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक मिलिट्री भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो मिलिट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो इसमें सेंटर का क्या नुकसान? अब आप ये सोचेंगे, पर आप समझिए, जो सेंटर होता है उसमें इतना पोटेंशियल या फिर इतना मैनेजमेंट नहीं हो सकता है कि वो बहुत बड़ी आर्मी एक बार में अच्छे से मैनेज कर पाए। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट नॉबल्स को डायरेक्ट करते थे कि आप अपनी खुद की मिलिट्री बना के रखें और जरूरत आने पर ये जो मिलिट्री है वो पूरी हेल्प करेगी सेंटर को। बट चूंकि ये मिलिट्री नोबल्स मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तो सेंटर की भी, सेंट्रल मिलिट्री भी बहुत ज्यादा वीक हो रही थी बिकॉज ऑफ इट। देन कम्स इजारेदारी सिस्टम। We already understood इजारेदारी सिस्टम, but once more we should go through it. इजारेदारी सिस्टम किसने चालू किया? जहांदार शाह ने, ठीक है। और इनके वजीर थे
ऑलमोस्ट मतलब नाम था कि जहांगीर शाह ने इंट्रोड्यूस किया है, पर दिमाग था जुल्फिकार खान का। आपने देखा पहले कि जो किंग मेकर्स हैं उनमें से एक इनका भी नाम है, जुल्फिकार खान। ये नचाते थे और जहांगीर शाह नचते थे। रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है? एक हाई बिडिंग लगती है और हाईएस्ट बिडर जो होता है, अभी किसी ने 10 रुपए बिड किया, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जिसने 40 रुपए बिड किया, इट वॉज द हाईएस्ट बिड, तो हाईएस्ट बिडर को राइट मिल गया किस चीज का? रेवेन्यू कलेक्शन का। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिलते ही वो पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने लग जाता है। हाईएस्ट बिडर का बनता है 40 रुपए ब्रिटिशर्स को देना, तो हाईएस्ट बिडर क्या करेगा? कोशिश करेगा कि वो 40 रुपए से ज्यादा ही कमा पाए पेजेंट से। भले ही पेजेंट ना दे पाए, पर वो कोशिश करेगा कि हो सके तो उससे ज्यादा ही मंगाए। देन कम्स औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरंगजेब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसमें आप देख सकते हैं रिलीजियसली इंटॉलरेंट इंसान रहा है। इसने जजिया को भी फिर से लेकर आया। जजिया क्या है? हमारा रिलीजियस टैक्स है। जितने भी नॉन मुस्लिम्स पीपल हैं उन पर ये टैक्स लागू होता है। डेक्कन अल्सर, बहुत लड़ाकू आदमी था भाई, लड़ता ही रहता था। डेक्कन अल्सर से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो डेक्कन वाला एरिया था वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, wars हुई, and because of war is a very costly affair, and because of war what happened was drainage of treasury drained drastically। क्योंकि क्या है, अब डेक्कन चूंकि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है, और आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, हर तरीके का कॉस्ट लगेगा, चाहे आपकी मिलिट्री का हो, चाहे आपकी वॉर मशीनरी का हो, चाहे कुछ भी हो, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। ऊपर से मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूसली वॉर चलता ही जा रहा था। बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजरी खाली हो रही थी। अगर ट्रेजरी आपकी वॉर में खाली होगी तो गवर्नेंस में काम नहीं कर पाएगी। Fragmentation, that is the rise of regional states. It is regional powers. इसमें जो हमारे रीजनल पावर्स आए वो कुछ इस तरीके से आए कि सेंटर के कमजोर होने की वजह से उनके जो सबॉर्डिनेट स्टेट्स थे वो धीरे धीरे कर कर अपने आप अलग होने लग गए। उन्होंने धीरे से चुपके से खुद का ही एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर लिया, बिना सेंटर से बगावत किए। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस धीरे से अलग हो गए। देन कम्स वॉरियर स्टेट्स। वॉरियर स्टेट्स में क्या था? अभी आपने पढ़ा एलियनेशन हुआ। एलियनेशन किस किस का हुआ था? मराठा, सिख, जाट, राजपूत, इन लोगों का। तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी को एलियनेटेड फील कराते हो तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि हम अलग ही हो जाते हैं। इट इज नॉट ऑफ यूज टू बी इन दैट रूल और अंडर द रूल ऑफ अ एम्पायर जो कि हमें खुद का पार्ट समझती ही नहीं है। तो दे मोस्ट प्रोबेबली थॉट कि हम अलग हो जाते हैं। दे सीडेड फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने बगावत करी और अलग से अपना एक स्टेट बनाया। फिर आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसका मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने अपना साइमल्टेनियसली अपना खुद का एक स्टेट क्रिएट किया। मुगल एम्पायर चल रहा है, मुगल एम्पायर के चलते ही चलते उन्होंने अपना खुद का बना लिया, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। देन कम्स एक्सटर्नल ब्लो। एक्सटर्नल ब्लो में हमारे नादिर शाह थे। उन्होंने इन्वेजन किया था इंडिया पे 1739 में, जिसमें बैटल ऑफ करनाल भी हुआ था, और उसमें उन्होंने लूटा क्या? पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड। अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन हमारे नादिर शाह लेकर गए थे। इसकी वजह से मिलिट्री बहुत वीक हो गई थी और ट्रेजरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। फिर आए हमारे अहमद शाह अब्दली 1761 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी 1761 में ही हुआ था, जिसमें मराठास की हार हुई थी। इसमें ये समझ में आया कि जो मुगल एम्परर है या फिर जितनी भी पावर्स हैं
हमारी इंडिया की, उनको हराना थोड़ा आसान है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हुआ और हमारे ब्रिटिशर्स को मौका मिला रूल करने का। फिर आते हैं हम अपने मिलिट्री कॉजेज पर। मिलिट्री कॉजेज में हमारा आता है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हमारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड मशीनरी के साथ और डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ आए थे, जिसकी वजह से उनका मुगल्स को हराना आसान था। निग्लेक्ट ऑफ आर्मी, सॉरी, निग्लेक्ट ऑफ नेवी। निग्लेक्ट ऑफ नेवी में क्या होता है कि हमने जो नेवल पावर है उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सी पावर पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने सी रूट्स भी खो दिए अपने। आप देखेंगे आगे, पोर्चुगीज ने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी को चलते टैरिफ्स लगाने चालू कर दिए थे। इंडियन ओशन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो उनको कुछ टैक्स पोर्चुगीज को देना पड़ेगा, और इंडिया किसका था? हमारा। पर पावर किसको मिली? पोर्चुगीज को। टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? पोर्चुगीज। तो आप समझ सकते हैं कि निग्लेक्ट ऑफ नेवी की वजह से हमारे जो कंट्रोल है उस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अभी लॉयल्टी तो थी नहीं, नो नेशनल लॉयल्टी। आप समझ सकते हैं इसे कि जितने भी बैटल्स हुए हमारे, उनको, वो बैटल्स नहीं, बिट्रेयल ज्यादा थे। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, इट वॉज मोर ऑफ अ बिट्रेयल देन अ बैटल। मीर जाफर जो था उसने धोखा किया था। अच्छा, इसमें जो धोखा होता था वो होता था सिर्फ गद्दी के लिए, वॉर ऑफ सक्सेशन जैसे कि पहले बोला गया है, जिसने बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी थी। कोई भी चाहता तो मैनिपुलेट कर सकता था किसी भी इंडिविजुअल कमांडर को। ब्रिटिशर्स मोस्टली मैनिपुलेट कर देते थे। उनका एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, दैट वाज देयर रूल। तो डिवाइड एंड रूल को चलते क्या करते, किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते और मैनिपुलेशन के द्वारा उन्हीं लोगों से, खुद के ही राज्य के व्यक्तियों से धोखा दिलवाते अपने ही रूलर को। Breakdown of army, we saw peasants and tribal revolts. It happened because of जागीरदारी crisis, क्योंकि जो हमारे peasants थे वो बहुत ज्यादा oppressed हो रहे थे, and also because of alienation. Finally, यूरोपियन इंटरफेरेंस। हमारे जब यूरोपियंस आए, उन्होंने मुगल्स की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। हमारे जो डिसाइसिव बैटल्स रहे वो थे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने धोखा दिया, पर बैटल ऑफ बक्सर में तो कुछ अलग ही हुआ। जो हमारे मुगल एम्परर थे वो सिर्फ और सिर्फ एक पेंशनर बनकर रह गए थे। ये आपको आगे पढ़ाएंगे। आप इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज कि जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का, वो किसी एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं हुआ था, बट ये इफेक्ट था मल्टीपल रीजंस का, मल्टीपल चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। किस चीज का? वीक लीडरशिप का, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी का, मिलिट्री स्टैग्नेशन का, फॉरेन अग्रेशन का, और फाइनली 1857 में पूरा ही पूरा खत्म हो गया। ये मुगल एम्पायर सिर्फ और सिर्फ रेड फोर्ट में सिमट कर रह गया, और आखिरकार आखिरी में 1862 में हमारे लास्ट मुगल की डेथ हुई रंगून में। नाउ यू ऑल शुड टेल हु वाज द लास्ट मुगल emperor. This is a prelims cheat sheet, very much important, and means question. In my lectures, you will receive the important prelims fact and mains question related to the topic, which is very much important for the practice.
अगर आप रोज एक क्वेश्चन लगाते हैं हर टॉपिक के बाद तो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।